सबसे पहली बात, जो देश में स्थिरता आ गई, इस देश में जो भटकाव आ गया, महाबोधि महाविहार के नाम पर नियुक्ति का आंदोलन चल गया। मैं तो आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूं, भटकने की जरूरत नहीं है। हम सब लोग इस महाबोधि महाविहार की मुक्ति चाहते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि कोई व्यक्ति अपने आप ही कोई सर्वे सर्वा मान करके पूरे देश को दिशाहीन करने का काम करे। यह बात मैं शुरू में इसलिए बता रहा हूं, मेरे को देख करके आप सभी लोग दिशाहीन ना हो जाओ, क्योंकि मैं भी 2.5 महीने तक गलतफहमी में रहा। इसलिए धम्मभूमि का कोई भी व्यक्ति इस बात को सुनिश्चित करे, आंदोलन देश में कोई भी चलेगा, हम उसके साथ हैं, लेकिन समाज को दिशाहीन करने के लिए कोई काम करेगा तो धम्मभूमि उसके विरुद्ध खड़ी होगी। हम किसी के विरुद्ध नहीं हैं। दूसरी बात, हम दाएं बाएं की कोई बात नहीं करते। हमारा लक्ष्य स्पष्ट है। बाबा साहब ने जो हमें लक्ष्य दिया, क्या लक्ष्य था? बौद्धमय भारत। बौद्धमय भारत का निर्माण कौन करेगा? बौद्धमय भारत का निर्माण वो करेगा जो अपने आप को धम्म का वारिस कहेगा। धम्म का क्या कहेगा? वारिस। और ये कोई आकर के कहने के लिए नहीं आएगा कि आप धम्म के वारिस हैं। जब बाबा साहब हमें बना गए, मेरे को जब बात समझ में आई कि बाबा साहब ने हमें धम्म का वारिस बनाया है, और मैं बाबा साहब की सारी वसीयत को खंगाल रहा था, और मुझे लगा कि हर पृष्ठ पर मेरे ही नाम लिखा है। और ऐसा नहीं कि आपका नहीं लिखा, आपका भी लिखा है। जो भी बौद्ध बनेगा, जो भी इस विरासत को बचाने का काम करेगा, जो भी भारत को बौद्ध में बनाने के लिए काम करेगा, वो फक्र के साथ कह सकता है कि वो बुद्ध का वारिस है। और जो बुद्ध का वारिस है वही विरासत बचाने का काम करेगा। ध्यान रखना, यहां विरासत को बचाने का विषय है, और विरासत केवल महाबोधि महाविहार नहीं है, याद रखना। महाबोधि महाविहार तो एक स्थल है। इस जमीन के नीचे हर कदम पर बुद्ध की विरासत छुपी है। किसी का रंग बदल दिया, किसी का नाम बदल दिया, किसी की शक्ल बदल दी, किसी को कपड़े पहना दिए। अगर ये लड़ाई लड़ने लगोगे तो सारी उम्र बीत जाएगी, हम मुक्त नहीं करवा सकेंगे। तो क्या करना होगा? हम इमारतों को बचाने की लड़ाई लड़े, ये कोई बड़ी लड़ाई नहीं है। हम मूर्तियों को संरक्षित करने की लड़ाई लड़े, ये भी कोई लड़ाई नहीं है। महाकारुणिक बुद्ध ने जो जीवन के कल्याण के लिए हमें सूत्र दिए, सिद्धांत दिए, जीवन के लिए कल्याणकारी मार्ग दिया, दुख मुक्ति परम सुख प्राप्ति का मार्ग दिया, निब्बान प्राप्ति हमें लक्ष्य दिया, क्या वो बुद्ध की विरासत नहीं है? लेकिन जिसे यही नहीं पता कि भिक्षु बनना क्या होता है, उम्र पूरी करने से कोई बड़ा नहीं बन जाता। हमें धम्म के माध्यम से समाज के प्रत्येक व्यक्ति को एक अच्छा और सच्चा बौद्ध बनाना है। धम्म भूमि इमारतों की लड़ाई में शामिल नहीं है। धम्म भूमि बुद्ध की जो महान विरासत है, और महान विरासत बुद्ध का धम्म है, महान विरासत बुद्ध की शिक्षाएं हैं, महान विरासत तथागत की धम्म देशनाएं हैं, जो जब भी वैसी ही थी आज भी वैसी ही हैं। और सबसे बड़ी बात, इनका कोई रंग नहीं बदल सकता, इनका कोई ढंग नहीं बदल सकता, इनका कोई आवरण नहीं बदल सकता। ये हमेशा चिरकाल तक ऐसी ही रहेंगी। बस फर्क इतना है, उपयोग करते हैं तो हमारा जीवन सुंदर बन जाता है, और उपयोग नहीं करते हैं तो फिर हम अपने जीवन को ही खंडर बना लेते हैं। आज धम्मभूमि का यह आंदोलन एक नए युग में प्रवेश करेगा। मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले
कि जो भी भिक्षु बनता है वो बुद्ध विहार बनाने की बात करता है, और जिस विहार को जिंदगी भर बनाता है उस विहार में वो अंतिम सांस भी नहीं ले पाता है। मेरी इस पीड़ा में क्या शामिल हो रहे हैं? जो भिक्षु घर का त्याग करता, परिवार का त्याग करता, संपत्ति का त्याग करता है, वो जीवन पर्यंत प्रयासों से एक विहार बनाता है, और जब जीवन का अंतिम दौर आता है उस विहार को भी त्यागना पड़ता है। जो जवानी में त्यागा था वहां जाकर के शरण लेता है और जीवन की अंतिम सांस वहां लेती है। क्या ये बुद्ध की विरासत पर एक काला धब्बा नहीं है? तो धम्मभूमि ने इस बात को प्राथमिकता के आधार पर लिया, और मैं चाहता हूं आज के बाद धम्मभूमि जो भी निर्माण करेगी, यह बुद्ध की उस खोई विरासत को, एक जीवंत विरासत को स्थापित करने का काम करेगी। आप लोगों को याद होगा, गांधार में एक भिक्षु बीमार हुआ, उसको पेचिश की बीमारी हुई, कपड़े गंदे हो जाते थे, मलमूत्र त्याग देता था, भिक्षु से घृणा करने लगे, और महाकारुणिक बुद्ध खुद गए, जाकर के उस बीमार भिक्षु को नहलाया धुलाया, दूसरे भिक्षु ने कपड़े साफ किए। एक उदाहरण दिया था कि वृद्ध भिक्षुओं की सेवा करना। बुद्ध ने कहा जो किसी भी वृद्ध भिक्षु की सेवा करता वो मेरी ही सेवा करता है। हम पत्थर और ईंटों की बनी दीवारों को तो अपनी विरासत कहने लगे, क्या यह करुणा की विरासत भारत से लुप्त होनी चाहिए? कोई भिक्षु अपने जीवन काल में कैसा भी रहा हो, उस भिक्षु ने त्याग किया है। उसने जहां सुख की आवश्यकता थी सुख का त्याग किया, जहां उसे परिवार का संरक्षण चाहिए था परिवार का त्याग किया, और हम सबके कल्याण के लिए काम करता रहा। आप चाहे उसे आरोप की दृष्टि से देखें, चाहे संदेह की दृष्टि से देखें, लेकिन मैं एक भिक्षु की दृष्टि से देखता हूं, उसने त्याग किया है सुख का, संपत्ति का, इच्छाओं का, और क्या जीवन के अंतिम समय में उसे सम्मान के साथ बुद्ध की विरासत में अंतिम सांस लेनी चाहिए। मैंने अपनी आंखों से बहुत सारे भिक्षुओं को घर में ही दम तोड़ते देखा, तो मन में टीस थी कि हम भारत में बुद्ध की उस विरासत को बचाने का काम करेंगे। तो मैं आपसे बस इतनी ही बात कर रहा हूं, और जो भी सोशल मीडिया के लोग यहां हैं मेरी बात को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, उनके माध्यम से भी मैं बात कर रहा हूं। आपने अपने के लिए बहुत इमारतें बनाई, एक इमारत वो भी बननी चाहिए जहां हर देश का भिक्षु, किसी भी देश का भिक्षु, विशेष रूप से भारत का भिक्षु जो बीमार हो तो ऐसा ही अनुभव ना करे, जब चलने का सामर्थ्य ना हो तो उसके मन में एक आशा की किरण जाग जाए कि मुझे कोई फिक्र नहीं। वृद्ध भिक्षु भिक्षुणी विहार जो बना है वहां करुणा और मैत्री के साथ सेवा भाव होता है। वो बुद्ध की करुणा फिर भारत में लौट आएगी। कुछ लोगों को भिक्षुओं की सेवा करने का अवसर मिलेगा, कुछ भिक्षु ही भिक्षुओं की सेवा करेंगे। जवानी में भले किसी को कुछ याद ना आए, बुढ़ापे में तो उन्हें को ख्याल आएगा कि मुझे भी सेवा करनी चाहिए थी, धर्म को जीवंत करना चाहिए था। हो सकता है कि उनके जीवन के अंतिम वाक्यों को सुनकर के भारत में दोबारा से बुद्ध की विरासत लौट आए। क्या नहीं चाहिए? चाहिए। तो मैं आपसे बस इतना ही कह रहा हूं, यह भारत का गौरव होगा। एक बहुत सुंदर इमारत बनाएंगे, भले शुरू में हम उसमें 10 कमरे बनाएं, जैसे आप होटल के कमरे देखते हो उससे भी सुंदर बनाएंगे। उसी में एक हॉस्पिटल बनाएंगे, उसी में सेवा करने वाले लोग रहेंगे, सेवा करने वाली टीम रहेंगी, और किसी भी भिक्षु को बुढ़ापे में असहाय अनुभव नहीं करने देंगे। अगर मेरी बात से सहमत हो तो मैं भिक्षु संघ का भी अनुमोदन चाहता हूं। क्या ऐसा होना चाहिए? तो अपनी कमाई का एक हिस्सा वहां पे लगाना शुरू कर दो। आपके मन की बात कही मैंने।
आपके मन की बात कही है। और मैं बात क्यों कह रहा हूं, मैंने अपने आचार्य से पूछा था, मैंने पूछा था कि भंते जी, आप दुनिया से विदा होंगे तो अंतिम सांस कहां लेंगे? अगर फिक्र नहीं है तो मुझे फिक्र है, बताओ कहां लेनी है। हम वहीं पर चैत्य निर्माण शुरू करते हैं और आपके मरने के बाद आपकी अस्थियां ऊपर से डाल देंगे, आप अपना चैत्य खुद निर्माण करो। लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी और वो दुनिया से विदा हुए। तो उनके साथ भी ऐसा ही हुआ जो औरों के साथ होता है। एक और भी आचार्य थे, वो भी विदा हुए तो वो भी ऐसे हुआ। लेकिन अब हम चाहते हैं कि इस दायित्व को धम्म भूमि अपने कंधों पर लेकर के, धम्म भूमि का मतलब मैं नहीं हूं, धम्म भूमि का मतलब आप सब लोग हैं। और हम देश में अब दो लड़ाइयां शुरू हो गई। एक लड़ाई इमारतों की वारिस पर काबिज होने की, और एक लड़ाई वास्तव में जो बुद्ध ने खोजा था, बुद्ध ने जो निकाला था, बुद्ध ने जो दिया था, वो दुनिया का महान ज्ञान, उसका व्यवहारिक स्वरूप जो हमसे खो गया है, हम दोबारा से बाहर निकालेंगे। तो मैं समझता हूं आज बहुत उत्साहित होकर के जाएंगे। जो भी इस भवन के निर्माण में एक कमरे का योगदान देना चाहे, उसका नाम वहां लिखा जाएगा। 1,50,000 रुपए कमरा बन रहा है। ज्यादा लगेगा तो हम लगाएंगे, कम लगेगा तो कम नहीं लेंगे। बहुत सुंदर संरचना के साथ। और मैं चाहता हूं कि भिक्षु संघ इस काम की पहल करे। जिसके पास जो भी साधन हो, मैं ये नहीं कहता कि आप कमरा ही बनवाएं। आप यहां से जाने के बाद या आज निर्णय करें, कम से कम हम 30 तारीख के लिए जो तैयार हो जाएं, तो जब तक हम लोगों को बता देंगे, मात्र 6 महीने में हम उस निर्माण को पूरा करके भिक्षु संघ को सौंप देंगे। 6 महीने में यह निर्माण पूरा हो जाएगा और इसके लिए हमने पूरी तैयारी कर ली है। तो मैं चाहता हूं कि आज के बाद आप इस पर चिंता करने लगे। और अगर किसी ने कर ली हो तो घोषणा भी कर सकते हैं, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। हाँ, मैं देख रहा था। हाँ जी, एक जोर से बोलो, फिर इधर आके बोलो। कोई बात नहीं, माइक में ही बहुत हो। अभी हमारे बीच में आ रहे हैं, इनकी नई, ऊपर आ जाओ, इनकी नई पहचान है राजरत्नवाद। पुरानी पहचान भी बता दूं, जरूरी बताना। पुरानी पहचान ये है, जब ये 30 साल के 40 साल के थे, तब मैं 18 साल का था। ये टेम्पू चलाते थे, मैं कभी कभी इनके टेम्पू में बैठ करके कॉलेज जाता था। हमारे पड़ोसी गांव से हैं, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, बीएड कॉलेज के मालिक हैं, आईटीआई भी इनकी है, होंडा की स्पेयर पार्ट्स की एजेंसी है, आपे की एजेंसी है, एग्रीकल्चर के सारे इक्विपमेंट्स वहां मिलते हैं। 5 मंजिला इनकी बड़ी इमारत हाईवे पर है। इनके पास कितने कर्मचारी काम करते हैं? 200 कर्मचारी काम करते हैं। पहले ये मंदिर के पुजारी थे और आज बुद्ध की विरासत के वारिस हैं। साधुवाद हो। पहले मंदिर के पुजारी थे, आज बुद्ध की विरासत के वारिस हैं। और आज आपने जो जलेबी खाई है, ये नारनौल से बनकर के आई है। हरियाणा का जो नारनौल शहर है, वहां से बनकर के आई हैं और इन्होंने ही आपकी सेवा में वो पहुंचाई है। कुछ लोगों को आखिर में नहीं मिली होगी, क्योंकि हमने 1000 लोगों का एस्टिमेट दिया था, लोग ज्यादा हो गए। आप सभी इनको साधुवाद करें। एक कमरा निर्माण की घोषणा कर रहे हैं। अलीगढ़ की जमीन खरीदने के लिए 1.5 लाख रुपया, कितना दिया था? 1.5 लाख रुपया इन्होंने नगद दे दिया था अभी 2 महीने पहले। तो 1.5 लाख रुपया वो दिया है। 1.5 लाख रुपए की आज घोषणा कर रहे हैं। और मुझे उम्मीद है जब घर तक जाएंगे तो ये 3 भी हो जाएंगे। 3 का मतलब मैं ये नहीं करूंगा अपने पास से देंगे। इनके समधी हैं, इनके बेटे हैं, रिश्तेदार बहुत हैं,
एक बार बस कहेंगे कि भंते जी ने ऐसा कहा है, तो मुझे उम्मीद है कि 2 भी बन जाएंगे। आप जो कुछ कहना चाहें। भंते जी और सम्मानित सभी भंते जी और मेरे सभी उपासक भाइयों बहनों, जैसा कि भंते जी ने बताया, मैं जीरो से चला हुआ आदमी, टेम्पो चलाता था। टेम्पो ड्राइवर तो आपने देखे ही हैं, जैसे भी होते हैं वैसा ही मैं था। ज्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं हूं। सन 90 में टायर पंचर का काम शुरू किया था टेम्पो छोड़ के। उस टायर पंचर से ही आज 200 कर्मचारी हैं। उन कर्मचारियों के लिए क्या होगा वो आप अनुमान लगाएं। वो सब तथागत की अनुकंपा से है, क्योंकि जब मैं टेम्पो चलाता था उस समय भी उस मंदिर का पुजारी तो मैं था ही। आपको एक छोटी सी मैं बताऊं आपको बात कि इस पंडाल में एससी के अलावा शायद बाहर के लोग बहुत कम होंगे, पर मैं हूं, आपके सामने उदाहरण हूं इस बात का। और एक कहावत है अपने हरियाणा में, बोलो घर की जोगा जोगड़ा और बाहर का सिद्ध, ऐसा कहते हैं ना। मैं इन्हीं के गांव से हूं। मतलब ये दूसरा उदाहरण है, मतलब सोच के देखो आप, ये दूसरा उदाहरण है कि मैं इन्हीं के गांव से हूं और ओबीसी समाज से हूं। और या तो मैं तथागत बुद्ध शास्त्रा को मानता हूं या मेरे आचार्य ये है, इन्होंने ही मुझे तथागत बुद्ध का मार्ग दिया है और एक श्रेष्ठ मार्ग दिया है कि मैं आज अपने आप को श्रेष्ठ कहता हूं। पढ़े लिखे की डिग्री मेरे पास ना हो, परंतु पीजी, यूजी और पोस्ट ग्रेजुएट और पीएचडी तक के भी लोग जब मैं बोलता हूं संस्था में तो मेरे मुंह की तरफ देखते हैं। तो पढ़ना लिखना, डिग्री जो आपके बच्चों के हाथ में होंगी, आपके हाथ में होंगी, वो सिर्फ उन पैसों की रसीद है जो खर्च के जाते हैं। मैं भी शिक्षण संस्था चलाता हूं, वो सिर्फ रसीद लेके जाते हैं, जो सर्टिफिकेट लेके जाते हैं। ज्ञान अपने आप में अलग चीज है। एक छोटा सा निवेदन, जब मुझे माइक मिल ही गया है तो मैं आप सभी से करूंगा नौकरियों के बारे में। नौकरी जो मेरे परिवार के साथी भाई बच्चे जो भी लग गए, ये जो लगने थे वो लग गए, आगे नौकरियां नहीं है। अपने आप को बदलो, श्रेष्ठ बनना है तो व्यवस्थाओं का निर्माण करो। और उन व्यवस्थाओं के निर्माण की यदि बात करें तो सबसे अहम जो चीज है व्यवस्थाओं के निर्माण में वो है व्यापार। क्यों महत्वपूर्ण है? इसलिए महत्वपूर्ण है कि सबसे इजी पैसा व्यापार से आता है और सबसे ज्यादा भी आता है। नौकरी की एक मियाद होती है तो सबसे ज्यादा भी पैसा वहीं से आता है, सुलभ भी वहीं से आता है। तो उसकी तरफ क्यों नहीं बढ़ते, हम नौकरियों की तरफ ही क्यों भागते हैं? हाँ, मैं मानता हूं कि हमारा समाज इस बात से डरता है कि व्यापार में बहुत पैसा लगता है। उदाहरण में सामने खड़ा हूं, जीरो से चला हुआ आदमी। आज व्यापार की बात करें तो 200 कर्मचारियों को तनख्वाह देना भी आप समझ रहे होंगे। तो मैं जीरो से चला हुआ आदमी, अनपढ़ आदमी ऐसा कर सकता हूं? तो इस सोच को बढ़ाना पड़ेगा। अभी थोड़ी देर पहले स्टेज के माध्यम से आपको बताया था कि सोच को कैसे ऊंचा किया जाए। सोच ऊंचा किया तो मेरे हाथ में तो कोई डिग्री नहीं थी, फिर भी मैं हजारों डिग्री हर साल बांट रहा हूं। मतलब इसी बात से सोच के आप अंदाजा लगाएं और अपने बच्चों को किसी का नौकर ना बनाएं, मालिक बने। पहले अपने उद्योग के मालिक बनेंगे, फिर अपने व्यापार के मालिक बनेंगे और फिर इस देश के मालिक बनेंगे। तो बहुत हो गया, कभी फिर मिलेंगे। 2 बात और भूल गया था मैं। इन्होंने अपने गांव में आधा एकड़ जमीन बुद्ध विहार बनाने के लिए दान कर रखी है, लेकिन वो अभी ली नहीं है। मैं जा नहीं पा रहा और ये दे नहीं पा रहे। घोषणा कर दिए, दे चुके हैं ये, उसके लिए भी साधुवाद। और हर बुद्ध धम्म भूमि के कार्यक्रम में देसी घी की जलेबी खिलाते हैं और मुझे लगता है कि 10वां कार्यक्रम हो गया होगा। देसी की नहीं थे ये। वहां से गुजरात में भी जलेबी खिला के आए, बोध गया में भी 2 बार खिला के आए, नोएडा में, बिलासपुर में शिविर में खिला के गए। 1000 लोगों का शिविर था। दिल्ली में भी खिला के गए और आज फिर दिल्ली में आए हैं अगली जलेबी तैयार करो अलीगढ़ के लिए। मिस्टर GD दिवाकर संत गाड़गे मिशन से हैं और आप ऊपर आके बात कर दीजिए। आइए ऊपर आइए। आप सभी आप देखेंगे बुद्ध की विरासत को, मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं भी गलतफहमी में था और मैं सच बता रहा हूं।
मुझे भी कल रात को समझ में आई है कि बुद्ध की विरासत कौन सी है। मैं भी बिल्डिंगों को देख रहा था, ये हमारी विरासत। फिर बाद में पता लगी विरासत वो तो है ही है, लेकिन मूल विरासत तो बुद्ध के सिद्धांत हैं, बुद्ध की शिक्षाएं हैं। आप ही घोषणा करो। मुझे खुशी हो रही है कि भंते जी का बहुत अच्छा प्रोग्राम है, तो अपनी भी इच्छा हुई कुछ करना चाहिए, तो मैं भी एक कमरे के लिए 1.5 लाख दूंगा। तो बहुत बहुत साधुवाद जी। दिवाकर जी संत गाड़ के मिशन कहां से है ये दिल्ली से है ये, और इसके प्रेसिडेंट हैं। 1.5 लाख रुपया की घोषणा कर रहे हैं, एक कमरा बनाएंगे उस वृद्ध भिक्षु भिक्षुणी सेवा विहार में। बहुत बहुत साधुवाद, आपका बहुत बहुत कल्याण हो। लो जी, बुद्ध अलंकार जी, अभी धैर्य रखो। हमारे बीच में भिक्षुणी निर्मल है, आइए। इनकी भी इच्छा है, अंतिम सांस तो कहीं लेनी ही है। घोषणा करो। भिक्षु को नमन करते हुए सभी उपासक उपासिकाओं को नमो बुद्धाय जय भीम। आज तक हमने दूसरों की विरासत का बनाई है, लेकिन आज मैं अपनी विरासत को बढ़ाने के लिए एक कमरे की घोषणा करती हूँ। 3 तो बन गए, अभी 7 ही बचे हैं। बनते जी, हाँ आइए। क्या है, कितने? 10,000। ओके, ये बनते राहुल बोधी जी हैं, बुलंदशहर जिले के रहने वाले हैं और धम्म की सेवा में रत हैं। 10,000 रुपया उस विहार के लिए 10,000 रुपया निर्माण के लिए दान कर रहे हैं। बोलो साधु साधु साधु। बहुत बहुत साधुवाद भंते जी। ये तो भिक्षु ही बना देंगे मेरे ख्याल से। तो आप देखिए, समाज में जब कोई सही पहल होती है, मैं कभी भी इस बात में विश्वास नहीं करता कि समाज सहयोग नहीं करता, क्योंकि हमें अपने लिए कुछ नहीं करना है। और यह बात याद रखो, आप जो भी बना रहे हो सब यहीं छोड़ के जाओगे, और आपके जाने के बाद हो सकता है कि आपकी संपत्ति आपके बेटे बेच दें, लेकिन यहां जो निर्माण होगा वो बिकेगा नहीं। एक बात और बता रहा हूं आपको, कागज दे दो, यहां आ जाओ। एक बात मैं बताना चाह रहा हूं, बहुत महत्वपूर्ण बात। राजा बिंबिसार राजा थे, कितनी संपत्ति रही होगी, कितना बड़ा महल था। एक वेणुवन बुद्ध को दान दिया था, बस वही बचा है, बाकी सब खत्म हो गया। आपके नाम से, मेरे नाम से, ये करे कमरा अपने नाम से बोल दो तो मैं पूछ तो लूं। मैं ये बता रहा था कि राजा बिंबिसार की कितनी बड़ी विरासत थी। उस विरासत में से एक वेणुवन बुद्ध को दान दिया था। आज उस विरासत का नामो निशान नहीं है, बस वो एक वेणुवन बचा है जो बुद्ध के नाम है। अनाथ पिंडक ने सोने के सिक्के बिछा करके आमरवन दान दिया था। आज वो श्रावस्ती पूरा नगर खंडर हो गया, लेकिन श्रावस्ती में दिया गया वो आमरवन जो बुद्ध की विरासत है, आज भी अनाथ पिंडक के नाम है। विशाखा नगर श्रेष्ठी की जीवन संगिनी थी, उसने भी अपनी संपत्ति में से धन देकर के पूर्वाराम विहार बनाया। आज विशाखा के परिवार का घर कहां है किसी को नहीं पता, लेकिन पूर्वाराम विहार आज भी विशाखा के नाम से सलामत है। जीवक ने आमरवन दिया, वो जीवक का आमरवन आज दिखता है। अमरपाली ने आमरवन दान दिया, अमरपाली का आमरवन दिखता है। जिसने भी बुद्ध को दान दिया, जिसने भी बुद्ध की विरासत को दान दिया, उसका मालिक आज तक कोई बदला नहीं है। 2500 वर्षों में हमारी 30 पीढ़ियां बदल गई, लेकिन बुद्ध की विरासत का वारिस नहीं बदला।
तो मैं बता रहा हूं, आप जो निर्माण कर रहे हैं, हो सकता कि मकान जर्जर हो जाए, लेकिन उस विरासत का वारिस आप ही रहेंगे। जो जमीन दान करता है, भले बिल्डिंगें गिर जाएं, जमीन दान देने वाले का नाम हमेशा रहता है। तो हम इस महान विरासत के निर्माण में काम कर रहे हैं। के गौतम जी, कौन से हैं के गौतम जी? अच्छा, आप गौतम जी हैं। के गौतम जी पूर्व कमिश्नर हैं और इन्होंने एक राजनीतिक पार्टी बनाई है। हाँ जी, अब मना कर दिया। मेरी बात सुनो, हम तो वोट थोड़ी मांग रहे हैं आपके लिए, हम तो पहचान बता रहे हैं। रिटायर होते ही राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय हुए और बहुत पुराने परिचित उपासक हैं। आज एक कमरा निर्माण की घोषणा कर रहे हैं। तो के गौतम जी को बहुत बहुत साधुवाद दो। दो शब्द। महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध और आज के कार्यक्रम में तमाम साथी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। साथियों, मैं सेल टैक्स डिपार्टमेंट से एज ए असिस्टेंट कमिश्नर रिटायर हूँ और मैं चाहता हूँ कि ऐसे शुभ कार्य में मैं अपनी जो पेंशन मिलती है उसमें से 1.5 लाख रुपए देके जो बौद्ध भिक्षुओं के लिए आश्रम बन रहा है उसमें मैं सहयोग करना चाहता हूँ। यही मेरा अनुरोध है। आप जो साथी और भी ऐसा करने के इच्छुक हैं वो करें ताकि बौद्ध विरासत आगे बढ़ती रहे। इन्हीं शब्दों के बाद जय नागरिक, जय भारत। बहुत बहुत साधुवाद। अशोक बौद्ध जी हैं शालीमार बाग से। हाँ, हाँ। एक जगदीश चंद्र बौद्ध हैं। आइए जी, कहां से हैं? अच्छा, जगदीश चंद्र बौद्ध जी का भी मोबाइल नंबर लिख लेना, चेक हमें दे दो। वो नाम बता देंगे आपको, बाद में बता देंगे। सुनो, बता देंगे बाद में। आइए जी, जगदीश चंद्र बौद्ध जी। अलीगढ़ के लोग डर रहे थे और अलीगढ़ में चंदा लेने के लिए निकल नहीं रहे थे। मैं आपको बताऊं, मैंने कहा चिंता मत करो, अलीगढ़ से एक पैसा मत मांगो, ये काम तो अलीगढ़ से भारी कर देंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों ने। आइए आइए जी। उपासक जगदीश चंद्र बौद्ध हैं, दिल्ली से हैं और एक कमरा निर्माण के लिए 1.5 लाख रुपए का दान कर रहे हैं। क्या बोलना है? आगे बोल दीजिए। अच्छा, मैंने बोल दिया। आप कहाँ रहते? दिल्ली में। सावध मोहम्मदपुर पालम। और क्या करते थे? हाँ, ये सिविल इंजीनियर हैं और पालम में रहते हैं। बहुत बहुत साधुवाद, मंगल कामनाएं। इस पर मोबाइल नंबर लिख देना प्लीज। ये तीनों लो जी। अशोक बौद्ध जी आगे आइए। हाँ, की तरफ से एक कमरा बस की अभी नहीं है, सस्ते नहीं छूटेंगे। चलो कोई बात नहीं, घोषणा कर दे। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये हरियाणा में हिसार जिला है। हिसार जिले की टीम बहुत मजबूत है और कल सारी टीम मिलकर एक कमरा बनाएगी। चलो, जब तक ये कमरा सही। सभी बनतेगण उपासक उपासिकाओं को जय भीम, नमो बुद्धाय। हिसार की दम भूमि की टीम की तरफ से एक कमरा बनते जी को समर्पित करते हैं। बहुत बहुत साधुवाद। साधु साधु साधु। की टीम, हाँ, बहुत बहुत साधुवाद जी। डॉक्टर सतीश जी। हाँ, कोई बात नहीं, देखो कि कोई के लिए और बता दो, जैसे 1 लाख संतोष ने दिए 25,000 में। हाँ बिल्कुल। डॉक्टर सतीश कुमार जी ने जमीन खरीदने के लिए भी 25,000 रुपए दान दिया था। और उपासिका संतोष बौद्ध जी ने, ये अध्यापक हैं, अध्यापिका हैं, इन्होंने भी 1 लाख रुपए का दान दिया था व्यक्तिगत रूप से। तो एक कमरा तो यही खड़ा है। सब दिए 2 कमरे हो गए। ठीक है। डॉक्टर रणवीर सिंह अलीगढ़, वेरी गुड, बहुत बहुत साधाई है ये। साधु। डॉक्टर रणवीर को आज से संभवतः 1 महीना पहले बुद्ध अलंकार जी ने कहा था, लेकिन यहां आने के बाद वो व्यवहार में उतर गए। खंड से एमएससी चुनाव लड़ रहे हैं। डॉक्टर रणवीर ये प्रोफेसर हैं कॉलेज में। जनरल सेक्रेटरी। अच्छा, यूनिवर्सिटी। आप बता दो। आइए।
प्रोफेसर डॉक्टर रणवीर जी हमारे बीच में आए हैं। आप राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय जो वहाँ की एसोसिएशन है, वो पूरे एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी हैं। जनरल बॉडी में एक बार सम्मान के साथ उनका स्वागत करेंगे, बोलेंगे ये हमारे दूसरा एमएलसी शिक्षक के लिए विधायक स्नातक के लिए प्रत्याशी भी है। और यहाँ हमारे सम्मान की बात है कि शिक्षकों में बड़ा काम कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत, थैंक यू। साधुवाद। महाकरुणा के सागर तथागत बुद्ध और बाबा साहब को नमन करते हुए भिक्खु संघ को बदनामी और आप सभी को नमो बुद्धाय जय भीम। मेरे बारे में बता दिया है कि मैं महामंत्री राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय अलीगढ़ बड़े संघर्ष के बाद एक जनरल सीट पर मैं जीत के आया। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं अब स्नातक एमएलसी आगरा खंड से प्रत्याशी कोशिश कर रहा हूं और मैं इस पर भी विजय होऊंगा। मैं जब भी कोई काम करता हूं 100% समर्पण के साथ करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद भंते जी को और धम्मभूमि को बहुत बहुत धन्यवाद। तथागत की अनुकंपा बनी रहे और आप सफल हो, ऐसी हमारी कामना है। जग रोशनी जी कहाँ हैं? आइए। ये अशोक बौद्ध जी हैं, इनकी जीवन संगिनी बबीता बौद्ध एक कमरा निर्माण के लिए घोषणा कर रहे हैं। साधु। भंते जी को बदनामी साधु। व सभी उपासक उपासियों को मेरा जय भीम नमो बुद्धाय। मैं सब दिल्ली पुलिस से सब इंस्पेक्टर से रिटायर हुआ हूँ। मैं और मेरे जीवन संगिनी की तरफ से एक कमरा दान देना चाहते हैं। बहुत बहुत साधुवाद साहब। काम की बात तो भूल ही गया था। एक कमरे की घोषणा प्रोफेसर रणबीर सिंह जी करके गए हैं। एक कमरा दान कर रहे हैं, इनके लिए साधुवाद ज्ञापित करें। साधु। जग रोशनी जी। हाँ जी। अभी देखिए, मुझे बताना एक बड़ी आवश्यक सूचना है। अभी जो दान की श्रृंखला आप देख रहे हैं, हमारे बीच में श्रद्धेय अशोक बौद्ध उनके जीवन संगनी, अभी श्रद्धेय भंते जी तो भिक्खु है, लेकिन उससे पूर्व अपने बड़े भाई भी हैं उनके। ये देश की अद्भुत घटना बता रहा हूँ कि एक तो आपका पूरा परिवार एक उदाहरण है पूरे देश में। आप भी धर्म का काम कर रहे हैं और उससे पहले श्रद्धेय भंते निर्मल जी ने जो अपना घोषणा की थी, वो भी इसी परिवार से है। नौकरी से इस्तीफा दिया, चीवर लिया, चीवर के बाद जो भी सूक्ष्म पेंशन मिलती है उसका उपयोग भी इस धर्म के काम में हो रहा है। ये भारत में एक एग्जाम्पल उदाहरण है। इस पूरे परिवार के लिए आप बोलेंगे साधु साधु। भंते धमशील, आइए। ये भंते धमशील जी हैं, ये भी हरियाणा से हैं। बिजली बोर्ड विभाग में कर्मचारी थे, सर्विस में रहते ही भिक्खु बने और थोड़े दिन के बाद वीआरएस ले लिया और जब से धम्म की सेवा में धम्मभूमि के साथ लगातार काम कर रहे हैं। अपने पेंशन में से 1.5 लाख रुपए देने की घोषणा करते हैं एक कमरा निर्माण के लिए। साधु। बहुत बहुत साधुवाद। साधु। जग रोशनी जी आ रही हैं, कोई बात नहीं, चिंता ना करो। पंजाब से अभी आप रोको मत। जग रोशनी जी है, नोएडा से है, 5,000 रुपए का दान कर रहे हैं इस काम के लिए। बहुत बहुत साधुवाद ज्ञापित करें। साधु साधु साधु। सभी को पूज्य भंते जी को वंदामी, सभी को नमो बुद्धाय जय भीम। दान 1 का हो या लाख का हो, दान देना चाहिए और ये ना सोचे कि कम है, मेरे पास 5 थे तो 5 ही दे दिए, कम है तो कम ही दे दीजिए। सभी को नमो बुद्धाय जय भीम। की भावना बनी रहे, पैसा महत्वपूर्ण नहीं है। धम्मभूमि टीम होशियारपुर पंजाब से, होशियारपुर की टीम धम्मभूमि एक कमरे की घोषणा करती है, उसके लिए साधुवाद ज्ञापित करें। थोड़ा समय बचा लो। साधु।